लिखने का शौक़ आपके अंदर क्यों आया? लिखने की जो सलाहियत है ना इनबिल्ट होती है। पाकिस्तानी कंटेंट है, एक तो ज़ाहिर है कि आप खुद भी लिख रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? आज के ड्रामों में करैक्टर खत्म हो गए, करैक्टराइजेशन खत्म हो गई। जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में गए या अभी भी आप काम कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मुश्किलात देखनी पड़ी? मुख्तलिफ होने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। सही। सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, समाज में भी। बुनियादी वजह क्या है कि अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, उनकी मूवीज़ ज़्यादा हिट हैं। उनका बजट क्या है और हमारा बजट क्या है? दूसरी बात क्या है कि आपके पास फिल्मों में कहानी नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनके काम से, जिनकी गुफ्तगू से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक राइटर हैं, लेकिन राइटर के साथ साथ इनका जर्नलिज़म के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। होस्टिंग, एंकरिंग और ड्रामा राइटिंग और फिल्म राइटिंग, इन सारी चीज़ों से ये गुज़रे हैं और इसके साथ साथ एफएम रेडियो पे भी इन्होंने एक लंबा अरसा काम किया है। हम इनसे आज ये जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ड्रामे बनते हैं, जो फिल्म्स बनती हैं, उनमें इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अब तक 4 सीरियल्स ये लिख चुके हैं, जिनमें 2 जो हैं वो इनके ऑन एयर भी हो चुके हैं। इस वक्त एक्सप्रेस पे अर्श के नाम से आपने एक ड्रामा देखा होगा, यकीनन वो बहुत हिट जा रहा है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो किस तरह के ड्रामे ये लिखते हैं, किस तरह की राइटिंग ये पसंद करते हैं, और फिल्में भी जो इन्होंने लिखी जिसमें चोर नो मोर, लव अनलिमिटेड, पेन किलर जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। तो कंटेंट के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बात करेंगे, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि आजकल के जो ड्रामे हैं उसमें हम जिन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो हाईलाइट करना हमारी नौजवान नस्ल के लिए दुरुस्त है? उनका जो एक जहन बनता है, उनकी जो माइंड मैपिंग हो रही है, माइंडसेट जो उनका डेवलप हो रहा है, उसमें ड्रामा का रोल कितना है? और रीसेंट अब जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है या नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है? ये दोनों बातें आज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में मुझे बुलाया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा, जो कि ज़ाहिर है कि आपकी भी ख्वाहिश थी और मैं भी चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के इलाके कोयटा से आपका ताल्लुक़ है, और जितना मैंने पढ़ा देखा उसमें ये चीज़ें हैं कि बहुत से मीडिया के बड़े नाम, वो चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, उनका ताल्लुक़ कोयटा से है और उन्होंने बहुत एक्सेल किया। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से और आप जिसे कह लें कि डेवलपमेंट के लिहाज से शायद अभी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश है। तो सर आप वहाँ से आए, कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं, अपने इलाके के बारे में कुछ कहना चाहें, कोई बात करना चाहें? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाया, और कोयटा की या बलूचिस्तान की हमने बात की कि पिछले कुछ सालों से या कुछ बरसों से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और ओवरऑल जो परसेप्शन है बलूचिस्तान की वन डायमेंशनल है। यानी या तो उसकी बात होती है पॉलिटिकली, या बात होती है स्ट्रेटेजिकली, बात होती है। आर्ट के हवाले से तो इतनी बात कभी किसी ने की नहीं है कि वो भी एक एलिमेंट है। या वहाँ वो पॉलिटिकल मसाइल होंगे, वहाँ राइट्स के इशू भी होंगे, वहाँ डेवलपमेंट के इशू भी हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि साथ साथ इंटरटेनमेंट एंड आर्ट का पहलू भी वहाँ है, जिस पे बहुत कम बात होती है। जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा, आर्ट के हवाले से इतनी रिच हिस्ट्री है कि रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो हसाम काजी हो गए, अयूब खोसो साहब हो गए, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, वो उनका ताल्लुक वहाँ से है। आबिद अली साहब का ताल्लुक वहाँ से है। जामी एक फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोर फिल्म डायरेक्ट की, उनका ताल्लुक भी वहाँ से है। नैयर एजाज साहब का ताल्लुक जो है वहाँ से है, उन्होंने रेडियो का सफ़र वहाँ से शुरू किया। तो थोड़ा पीछे जाएं तो ये जो इंडियन अदाकार है सुरेश ओबराय, वो कोयटा में पैदा हुए थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, राजकुमार साहब बहुत मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने सौदागर फिल्म में दिलीप कुमार का अपोजिट भी रोल प्ले किया और बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्टर थे। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई से है। और कादिर खान जो थे, बहुत बड़े कॉमेडियन और एक्टर और राइटर थे इंडियन फिल्मों के, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान का एक हिस्सा है पशीन, वहाँ से था। अच्छा, फिर पाकिस्तान के जो पहले डांसिंग हीरो हैं इस्माइल शाह, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्होंने पंजाबी फिल्मों में, उर्दू फिल्मों में बड़ी लंबी फहरिस्त है। जी हाँ, उनका ताल्लुक पशीन से है, और फिर रेडियो कोयटा से उन्होंने शुरू किया। तो इसी तरह अब बहुत सारे बड़े नाम हैं एंटरटेनमेंट में जिनका ताल्लुक वहाँ से है। लेकिन इसके बावजूद अब आप ये देखिए कि उस तरह से एंटरटेनमेंट या आर्ट के हवाले से भी वो प्रायोरिटी कोयटा या बलूचिस्तान को नहीं रही। अगर मैं बात करूँ इस वक्त सिनेमास की,
तो हमारे यहाँ एक प्रिंस रोड है, उस पर बहुत सारे सिनेमाज थे, कुछ नर्सरी बन गई, कोई हॉस्पिटल बन गया, और यहाँ हालात इस तरह के हो गए। और उसके बाद आप देखिए कि बाकायदा नेशनल लेवल की कोई थिएटर एकेडमी नहीं है, कोई फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ लोग सीखें। फ़र्ज करें कि गायकी सीखनी है, अदाकारी सीखनी है, थिएटर सीखना है, तो छोटे छोटे पॉकेट्स में तो काम हो रहा है खुद अपनी मदद आपके तहत। सरकारी सरपरस्ती प्रॉपर कोई कुछ भी नहीं, बड़ा जितने भी लोग आए अपनी मदद आपके तहत आए, रेडियो कोयटा से आए, फिर पीटीवी में गए और खुद मेहनत की और फिर नेशनल लेवल पे आ गए। अदरवाइज वहाँ कोई आर्ट के हवाले से कोई ऐसा हुकूमती काम नहीं है जिससे लोग खुद ग्रूम करें या सीख सकें। ज़ाहिर वहाँ सोशल, ट्राइबल और समाजी जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ ऐसा कोई हालात तो नहीं है। लेकिन हम भी उसी तरह ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज के दौर में ही मैंने अखबार ज्वाइन कर लिया था। एक अखबार था डेली पब्लिक, तो वहाँ प्रूफ रीडिंग से मैंने शुरू किया, फिर सब एडिटिंग पे आए, फिर साथ साथ कॉलम्स और कहानियाँ लिखनी शुरू की, और उसके साथ साथ फिर रिपोर्टिंग की तरफ कन्वर्ट रहे, और फिर साथ साथ तालीम चलती थी, और फिर साथ साथ मैं अखबारात में रिपोर्टिंग करता था। उसके साथ ही रेडियो कोयटा से वहाँ जो बोलचाल का सफ़र है वो शुरू हुआ, जो सही ट्रेनिंग शुरू हुई कि उर्दू कैसे बोलनी है, स्ट्रेस एंड पॉजेज क्या हैं, और जो गोयाई हम कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, इसका समाज से क्या ताल्लुक़ है। तो कोयटा, रेडियो कोयटा से लेकर रेडियो लाहौर तक मेरी बहुत ग्रूमिंग की रेडियो पाकिस्तान ने, असातिज़ा यहाँ मिले, और आज जो थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ उसमें रेडियो का बड़ा किरदार है। सर, आपने जैसे बताया कि आपने अखबार में लिखने से आगाज़ किया, कॉलम्स की तरफ आपका रुझान रहा, फिर रेडियो में आए। मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल ये सब शुरू करने से पहले एक तो लिखने का शौक़ आपके अंदर क्यों आया? ज़ाहिर है कि लिखने का शौक़ था तो फिर आप कॉलम्स की तरफ गए, और फिर जब आपने थोड़ा सा स्विच किया इसको जर्नलिज़म से जो आर्ट की तरफ, यानी कि ड्रामा निगारी की तरफ और फिल्म लिखने की तरफ, ये स्विच कैसे आया? अच्छा, लिखने की जो सलाहियत है ना, इनबिल्ट होती है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही खुद से ही कोई टूटी फूटी पोएम लिख रहा है या कोई 4 लाइनें लिख रहा है, वो उनका कोई मतलब है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि जो क्रिएशन की स्किल है उसके अंदर है। तो मुझे भी ये एहसास था स्कूल के दौर में ही, मतलब कि उस दौर में मैं अखबारात में जो बच्चों की एक आध कहानी है वो लिख लेता था। फिर जब अखबार में आया तो जर्नलिज्म का माहौल मिल गया, तो लिखत को जो कन्वर्ट होगी डायमेंशन वहाँ कॉलम्स में, और दीगर जो राइटिंग स्किल थी, यानी खबरें भी आप लिखते हैं, आप सब एडिटर हैं, न्यूज़ सब एडिटर आज के, क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर चला गया, और मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं प्रिंट मीडिया की प्रोडक्ट हूँ। आजकल तो लोग डायरेक्ट आके टीवी या कैमरे पे आते हैं, उस दौर में हम सब एडिटिंग करते थे, बिल्कुल, और साथ साथ फिर कॉलम्स लिख लेते थे। फिर एक मुझे याद है मेरी पहली कहानी 2006 में वो पब्लिश हुई थी, और उसका नाम था मोमिनपुर का काफिर, और वो हिम्मत अखबार था। उसमें आली सईदी साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि तुम्हें लिखना चाहिए। फिर एक छोटा सा नावल था मेरा जो किस्तवार छपता था, जिस अखबार में मैं सब एडिटर था, डेली अवाम, और उसी अखबार में मैं वो नावल लिखता था, उसका नाम था चूहा। सही। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि ये कैसा है कैसा नहीं है और क्या नहीं, पर वो छप रहा था। सही। और फिर करते करते रेडियो कोयटा चले गए। रेडियो कोयटा से फिर मैं इस्लामाबाद चला गया 2010-11 में, जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़, रऊफ़ खालिद साहब का इदारा था। वहाँ फिल्म और टीवी और फिर ड्रामे की जो मेरी बाकायदा तरबियत शुरू हुई। फिर PNCA चले गए, तो उस दौर में वहाँ आगा नासिर और असलम अज़हर साहब थे। अब जो हमारी सीनियर जनरेशन है वो जानती है कि आगा नासिर साहब कौन है, असलम अज़हर कौन है। वहाँ से फिर मैंने थिएटर लिखा, उसका नाम था ऑपरेशन इन थिएटर, और उसमें पॉलिटिकल सटायर जो है नहीं आजकल, वो उस दौर में लिखा, जुमले की कॉमेडी, और वो मैंने लिखा भी, फिर डायरेक्ट भी किया, और वो 2-3 दफ़ा वहाँ परफॉर्म किया। फिर लाहौर आ गया और फिर अलग जर्नी शुरू हो गया। सही। अच्छा सर, अगर हम कंटेंट की बात करें, जाहिर है कि आप, जैसे अभी आपने बताया कि अर्श ड्रामा आपने लिखा, वो इस वक्त एक्सप्रेस पे ऑन एयर है, इससे पहले भी आपने एक लिखा, और अभी जो 2 हैं वो आपके आने वाले हैं, पाइपलाइन में हैं। फिल्म्स आपकी 3 हमने भी जिक्र किया स्टार्ट में, वो आ चुकी हैं। तो जो पाकिस्तानी कंटेंट है, एक तो जाहिर है कि आप ख़ुद भी लिख रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या किस तरह का कंटेंट होना चाहिए आपके ख़्याल में? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में और कन्वर्सेशन में कहता हूँ, 25 से 30 साल पहले चली जाइए पीछे, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जब PTV था। सही। PTV के ड्रामाज में, उनकी राइटिंग में, उनके प्रोड्यूस करदा ड्रामा में कमर्शियल ड्रामे भी थे जो शहरी इलाकों में बनते थे।
एक देहात के भी ड्रामे थे, जैसे सही। आप पंजाबी ओरिजिन का ड्रामा था राहें, हम्म, ठीक हो गया। फिर मारवी सिंधी ओरिजिन का ड्रामा आता था कराची सेंटर से। सही। फिर आप देखिए कि कोयटा सेंटर से भी मुख्तलिफ बलोची ओरिजिन के और पश्तून ओरिजिन के ड्रामे आते सही। थे। पेशावर से भी पश्तून ओरिजिन के ड्रामे आते थे। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तानियत जो है इन कल्चरल डाइवर्सिफाई तरीकों से जुड़ी हुई है ड्रामे के साथ। बिल्कुल ठीक। उस वक्त जो आम आदमी था, रेडी बान हो गया, उसमें कोई सेल्समैन हो गया, वो रिलेट कर पाता था। बस कंडक्टर हो गया, उसको भी अपना आप स्क्रीन पे नजर आता सही। था। उससे क्या था, लोग कहते हैं वो ड्रामे बड़े हिट थे, क्लासी थे, वो इसलिए कि जो आर्ट अवाम या बुनियाद से या ज़मीन से निकला होगा वो हमेशा के लिए जो है ना, आप यूँ कह लीजिए कि हमेशा रहता है। बिल्कुल ठीक। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं 2010 के बाद पीटीवी उस तरह से आगे मैनेज नहीं कर सका, प्राइवेट मीडिया आ गया। तो प्राइवेट मीडिया कॉरपोरेट मीडिया है, कमर्शियल मीडिया है। तो जिन लोगों ने रिवायात सेट की, ड्रामे की राइटिंग की, डायरेक्शन की, तो उन्होंने कहा जी कि एलीट ड्रामा होना चाहिए। अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है एलीट ड्रामों से, मैं कहता हूँ वो भी होने चाहिए, दूसरे भी होने लेकिन वो ड्रामे कहाँ गए जिसमें आप पास में देखें तो अंकल क्यू मस्ताना के एक करैक्टर था, वो होता था। जॉन रैम्बो भी एक करैक्टर था गेस्ट हाउस का, जो आज हीरो है हमारे। काका मन्ना भी एक करैक्टर था। फिर अशफाक अहमद साहब के ड्रामों के करैक्टर्स थे। फिर वो आपको याद होगा ख्वाहिश ड्रामा था सोहेल असगर का, उसमें जावेद कोडू साहब आए थे, ठीक है जी। तो वो करैक्टर्स थे और करैक्टर आपको याद रहते थे। आपको याद होगा, आप भी अपने बचपन में फिल्म याद नहीं रखते, आज के दौर में भी फिल्म ड्रामा बहुत कम याद रखेंगे, आप करैक्टर डिस्कस करते हैं। फलां ड्रामे में वो फलां बंदा ऐसे बोलता है, हाँ, जैसे ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन ये करैक्टर है ना, उसमें अभी ऐनक वाला जिन आप रिलेट कर लें, उसमें जी जकूटा जिन है। अब जकूटा जिन एक करैक्टर है, इस तरह हामून जादूगर है, इस तरह नस्तूर है, ये बिल बतौड़ी है, ये करनानी, ये जो करैक्टर्स थे, स्टिल वो जो 90s के बच्चे हैं वो रिलेट करते हैं, बिकॉज दोज वर करैक्टर्स। आज के ड्रामों में करैक्टर खत्म हो गए, करैक्टराइजेशन खत्म होगी। आप पब्लिक से उठा के कोई करैक्टर इतने ज्यादा नहीं बन रहे, लेकिन वन डायमेंशनल ड्रामे हैं। आपने वो छोड़ दिया हुआ है कल्चरल इंटरप्रिटेशन करनी या कल्चरल सुधार को नरेट करना। उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़ाहिर ज़माने का तकाजा भी है, मैं भी वैसे ड्रामे लिखूंगा, ये नहीं कह रहा कि नहीं लिख रहा या नहीं लिखूंगा, लेकिन साथ साथ जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक दोनों तरह की वैरायटी होनी चाहिए। अब आप हिंदुस्तान की भी बात करें तो लार्जर देन लाइफ मूवीज भी हैं वहाँ। करण जौहर जो बनाते हैं कमर्शियल जॉनरा, साथ साथ अनुराग कश्यप भी बनाता है, साथ साथ अनुराग बासु भी फिल्में बनाता है, साथ साथ उनकी अगर आप वेब सीरीज या जो OTT पे आए हैं तो वो सेक्रेड गेम्स हैं या पाताल लोक है या जो सारी आप देखें तो उसके जो करैक्टर्स होंगे वो बड़े आपको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास मिलेंगे। आपकी ज्यादातर आबादी तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है ना। अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप जो आबादी है, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि शाहरुख खान के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी शाहरुख खान के दौर में बड़े खूबसूरत जो खूबसूरती का मेयार है हीरो का, जैसे आप जाएं शम्मी कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन की हाइट, ये सारे एक ऐसा था उस जमाने में, एक दौर था खूबसूरत हीरो होना चाहिए। तो शाहरुख खान के लुक्स तो बहुत आम सी लुक्स थी, अगर देखा जाए तो वो उस वक्त के लुक्स हीरो के हिसाब से नहीं। तो उसके हिट होने की वजह क्या, तो उन्होंने कहा जो हिंदुस्तानी आवाम देखने जाती थी ना, 70% लोग रिलेट करते थे उस लुक्स के साथ, शाहरुख खान के लुक्स के साथ, कि ये हमारे जैसा है और ये हीरो है और ये विलन को पीट रहा है। उनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती थी। जिस तरह सुल्तान राही साहब का एक बहुत बड़ा स्पैन है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, आप लोग हैरान होते हैं स्टिल के यार कैसे। तो उस जमाने की जो पब्लिक या आम आदमी जाता था वो राही साहब के साथ रिलेट करता था। सही। मगर आप राही साहब की जगह फवाद खान को वो 700 फिल्में नहीं कर सकते थे। क्यों? फवाद खान के साथ जो लोग रिलेट करते हैं वो फवाद खान को वहां देखना चाहते हैं। राही साहब पब्लिक या हाउस होल्ड नेम थे। तारिक अजीज साहब, नीलाम घर या अवामी लोग, हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने जब कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपने फिर काम करना शुरू किया, तो कोई चैलेंज क्या आपको भी फेस करना पड़ा? जाहिर है कि जब आपने इसमें काम शुरू किया, क्योंकि आपका जो, मैंने अब तक आपसे जो मुलाकात किया, आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट है और आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से जो है ना, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वही लोगों को पसंद करवाएं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो आमिर खान का भी यही माइंडसेट है कि वो एक टॉपिक लेता है, टॉपिक पे मूवीज़ बनाता है मोस्टली, चाहे वो रीमेक बनाए वो एक फिर अलग इशू आ जाता है, लेकिन नॉर्मली उसकी कोशिश होती है कि टॉपिक पे। लेकिन शाहरुख की फ़िलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम अभी रिसेंट कुछ सालों की बात करें, वो मैस मूवी ज़्यादा करता है कि बस जिसमें वो एक्शन और मार धाड़ और ये सारी चीज़ें। तो आपकी भी अप्रोच थोड़ी सी क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल है। तो इस अप्रोच के साथ जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में गए या अभी भी आप काम कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मुश्किलात देखनी पड़ी?
देखिए मुख्तलिफ होने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। सही। सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, समाज में भी आप जितने डिफरेंट उतने गलत हैं। दुनिया भर में डिफरेंट को डाइवर्स लिया जाता है, हमारे यहाँ डिफरेंट को रॉन्ग लिया जाता है। ये तो एक परसेप्शन है यहाँ ना, कि इफ़ समवन इज़ डिफरेंट, मेरा ओपिनियन आपसे डिफरेंट है, रहन सहन का तरीका डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन जब आप ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑब्वियसली देखें यहाँ एक सोच है कि जो आवाम देखना चाहते हैं वो दिखाइए। अब आवाम को क्या देखना चाहिए है, चाहते क्या है और चाहिए क्या, ये एक बारीक सी लाइनें हैं। जो तख्लीकार या राइटर वो ये जो है ना बीड़ा संभालता है कि यार ये होना चाहिए, उसको फिर तैयार रहना चाहिए कि उसको काम भी कम मिलेगा, उसको एक्सेप्ट भी कम किया जाएगा और उसको ज़्यादातर ग्लोरीफाई भी नहीं किया जाएगा। जैसे भी मैं सत्याजीत रे की बात करूं, श्याम बेनीगल की बात करूं, हिंदुस्तान में जो फिल्में हैं उनकी, तो आप करण जौहर की फिल्म और सत्याजीत रे की फिल्म दोनों लगाएं तो जो हमारी यूथ है वो करण जौहर की फिल्म देखेगी ऑब्वियसली। लेकिन जो सत्याजीत रे है वो आज की बात ही नहीं कर रहा, वो तो आगे की बात कर रहा है। अच्छा, वो भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं। हमारा ये है कि पूरी दुनिया में पैरेलल सिनेमाज होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर पैरेलल सिनेमा है कि लार्जर देन लाइफ मूवीज भी हैं, जैसे साउथ की फिल्में होती हैं, और साथ साथ दूसरी फिल्में भी बन रही हैं जिनको एक्सेप्टेंस। हमारे यहाँ तो सिनेमा ही नहीं है तो पैरेलल क्या हो। अब आप देखिए ड्रामा में भी पैरेलल ड्रामा नहीं है, है ही नहीं ना। मतलब एक ही तरह के ड्रामे हैं जो सारे चैनल्स पे चल रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल देखिए राइटर ने भी खाना है, उसने जिंदा रहना है, उसने अपनी बिजली गैस के बिल देने हैं, उसने ट्रांसपोर्ट देनी है, उसके लिए भी महंगाई है। तो वो बेचारे सेक्रीफाई करते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़ता है कि यार सम टाइम आपकी लाइन और आपका सीन बहुत अच्छा होता है क्रिएटिवली, उनको क्रिएटिव चीज़ हो सकता नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो वायरल हो जाए। अब वायरल साइकी जो पाकिस्तान में, ये मुझे थोड़ा सा इजाज़त दीजिए, सबसे ज़्यादा जो माजरत के साथ जो बेड़ा गर्क हो रहा है उस सोशल मीडिया की वायरल साइकी से है कि सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जिनकी अखलाकियात, जिनकी समाजियात, जिनकी तारीख दुरुस्त नहीं है। तो आप एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर मजबूर हो जाते हैं कि वैसी चीज़ें लिखें जो रील्स शेयर हों। हमारे यहाँ क्या है, पहले ड्रामा या एक्टर या कोई अदाकार राइटर जज होता था अपने काम से, अब सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देखते हैं किसी के कि यार ये वायरल है, इसको ड्रामे में एज ए एक्टर ले लो। और ड्रामे में भी अब ज्यादातर लोग वो फेसबुक पे जब देखते हैं कोई रील्स किसी ड्रामे की ज्यादा वायरल हो रही हो, उसी को देखने लग जाते हैं टीवी पे। अब ये जो वायरल साइकी है ना, अब मैं हमेशा ये बात करता हूँ और ये आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि काबिल होना और मशहूर होना, इसमें फ़र्क है। हर काबिल मशहूर नहीं है और हर मशहूर काबिल नहीं है। यहाँ ये तखसीस खत्म हो गई है। अगर आप मशहूर हैं आप काबिल हैं, और अगर आप तुहानू कोई 400-500 बंदा नहीं जानता, वो तनु तो कोई जानता नहीं, तू काबिल नहीं। ये साइकी है, ये जो 10-15 साल है और इसके बाद जो 10 साल होंगे, इसमें ऐसे लोग जो ट्राउट फिश हैं, जो बहाव के अगेंस्ट चलते हैं, उनको तैयार रहना चाहिए कि दे विल नॉट सर्वाइव एज दे वांट। नहीं किया जाएगा। हाँ, नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल रखना है। हमारे वो बलूची में एक एग्जाम्पल है, उसको मैं उर्दू में कोट करता हूँ कि अगर ऊंट पाला है ना तो घर के दरवाजे बड़े रखो, वरना ऊंट ना पालो। तो जो भी क्रिएटर है वो कहते हैं आर्ट पे काम करना चाहते हैं उस पर, तो ये याद रखिए आपका समाज वो वाली रेटिंग आपको नहीं देगा, और जब रेटिंग नहीं आएगी तो ज़ाहिर मार्केट से देखिए चॉइस तो आपके पास भी है ना। जो अच्छा राइटर जो होता है वो अगर बहुत अच्छा लिख सकता है तो उसके पास कम अच्छा लिखने की सलाहियत भी होती है, बुरा लिखने की सलाहियत भी होती है। बट अगर वो चूज करता है कि मैं अच्छा ही लिखूंगा, रेटिंग मिले ना मिले, पैसे आए ना आए, तो फिर ये तो एक उसको कह सकते हैं ना, एक जहाद है जो वो कर रहा है, जहाद बिल कलम ही कह लें उसको फिर उस पर सस्टेन रहना है। उन्हें फिर बहुत महंगे ब्रांड्स नहीं पाने, उन्हें गड्डी तो बगैर सर्वाइव करना है, उसको मतलब कि इस तरह से हिट नहीं, मुश्किलात है। बिल्कुल सर, एक सवाल जो बड़ा अहम है, जो अक्सर पूछा भी जाता है, आपसे भी यकीनन पूछा जाता होगा सर, ड्रामास की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ड्रामास वो हमेशा से अच्छे बनते रहे हैं ओवरऑल। अगर हम कंपैरिजन करें, टॉपिक वाली तो बात एक अलग है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो हमेशा से अच्छे बनते रहे हैं और वर्ल्ड वाइड लोग उसको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन फ़िल्म्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से जो है ना, वो हमारी फ़िल्म्स जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर रही हैं या लोग उन्हें देखते नहीं। तो इसके पीछे बुनियादी सर फ़लसफ़ा क्या है, बुनियादी वजह क्या है कि अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, उनकी मूवीज़ ज़्यादा हिट हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रामास, क्या वजह है? दो चीज़ें हैं मुख्तसरन। एक तो रेलेवेंट रहना बदलते तकाज़ों के साथ,
वो मसला है। दूसरा है लेगेसी छोड़ना। सही। हर फिल्म मेकर को जो वो पीक पे होता है, राइटर जो पीक पे होता है, एक्टर जो पीक पे होता है, उसको ये याद रखना चाहिए कि उसने भी एक दिन चले जाना है। तो वो अपनी जगह किसके हवाले करके जा रहा है। सही। आपकी फिल्म 70s 80s एंड इवन 90s तक चलती रही है, लेकिन मेरा ज़ाती फ़लसफ़ा है या मेरा ज़ाती इस चीज़ को मानना है, हो सकता है लोगों की आरा डिफरेंट हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम हुए थे और स्टार्ट में आप 70s 80s तक जाएँ तो हमारी फिल्में एक ही जैसी थी, उनकी भी और हमारी भी। हमारे एक्टर्स के स्टैंडर्ड्स सेम थे। वो जो एकेडेमिया था ना, जो हिंदुस्तान से कल्चरल से पढ़ के आया था, आहिस्ता आहिस्ता देखा 80s तक या तो वो फौत हो गए, या उन्होंने काम छोड़ दिया, या उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। जब 90s या 80s के बाद आपने जो लोग पैदा किए थे, प्रोड्यूस किए थे, उनके हाथ में फिल्म आई ना, तो फिर वो वाज़े फ़र्क नज़र आया कि यार उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सके। दूसरा, आप मार्केट देखें, हिंदुस्तान की एक फिल्म रिलीज़ होती है 5000 सिनेमाज में, ठीक है, और 5000 सिनेमाज हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्म लगाएंगे कहाँ? पहली बात ये जो आप देखते हैं ना कि 10 करोड़ कर लिया, 12 करोड़ कर लिया, पहले तो ये रिसर्च करेंगे पूरे पाकिस्तान में सिनेमाज कितने रहेंगे। आपको पता है आपके पाकिस्तान में 500 सिनेमाज भी नहीं है। इस वक्त जिस लाहौर में आप बैठे हैं, ये लाहौर सिनेमाज का सिटी था। यहाँ जो एक्टिव सिनेमाज हैं वो 60-70 भी नहीं है। तो सबसे पहले जो फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, आजकल फिल्म महंगी हो गई है, इक्विपमेंट महंगा हो गया है, सेट्स महंगे हो गए। तो अगर मैं 50 करोड़ या 30 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, 40 करोड़ की, और हिंदुस्तान के मुकाबले की चले 60 भी लगा लूंगा, तो मुझे तो गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट वापस देगी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट से पैसे लेने, तो भैया आपको वो स्टैंडर्ड तो बनाना है। अब ये हुआ है कि कोविड के बाद लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर हैं वो भी थोड़े हार्श हैं, ज्यादती कर देते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी 5 करोड़ 4 करोड़ की फिल्म को एकदम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी से, एकदम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं हिंदुस्तान की फिल्मों से। आप दोनों के बजट कंपेयर नहीं करते। बिल्कुल कि यार अगर शान एक फिल्म बना रहा है, हुमायूं सईद एक फिल्म बना रहा है, उसमें फॉल्ट हम निकालेंगे इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन कंपैरिजन हम नहीं करेंगे कि यार ये बड़ा खूबसूरत आपने बात की, समझ भी आ रही है उनका बजट क्या है और हमारा बजट क्या है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास फिल्मों में कहानी नहीं रही है, ओरिजिनल कहानियां नहीं रही, ये आपकी डोमेन आ गई है। हाँ, कहानी ये है कि आप आजकल आप जाएं तो मोस्टली जो फिल्में हैं माजरत के साथ जो बन रही हैं वो चरबा ही हैं। आप बॉलीवुड का जो 2000 के बाद का टाइम है ना, शाहरुख खान की फिल्मों का, करण जौहर की और इनकी, उन्हीं फिल्मों की आजकल हम एक मॉडर्न कॉपी बना रहे हैं। ये बहुत सारी फिल्मों के मैं नाम नहीं लेता, कोई उसको हेरा फेरी से कंपेयर कर रहा है, कोई किस फिल्म से कंपेयर कर रहा है। वो फिल्में बिजनेस जरूर कर रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो शायकीन है वो हंग्री है फिल्म देखने के लिए। अब लव गुरु आई है, जो उन्होंने फिगर्स बता रहे हैं उनके प्रोड्यूसर्स वगैरह, 50 करोड़ से ऊपर 60 करोड़ कर रही इस मार्केट से। अच्छा, मौला जट आई थी, दी लेजेंड ऑफ मौला जट, वो 300 करोड़ से अबव फिल्म गई है इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान से 100 करोड़ से ऊपर किया। ये बहुत बड़ी बात है, 1 अरब रुपए करना, और ये नहीं सिनेमाज में। सिर्फ आपने क्या किया, जो सिनेमेटोग्राफी, जो शॉट्स हैं, जो एक्टर्स की एक्टिंग है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दे दी। फिल्म ना कैमरे से नहीं बनती, यहाँ से बनती। अगर आपका स्टैटिक ही नहीं है, अब आप देखिए जो हमारे 90s के जो फिल्म मेकर थे, अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 80s के फिल्म मेकर जब आज फिल्म बना रहे हैं तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है। कैमरा भी जदीद ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, क्या वजह कि वो 80s 90s में फंसे हुए हैं। कराची में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे जामी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बिलाल अच्छी फिल्में, बिलाल जो फिल्म है, नबील जो फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, अब नबील की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती क्योंकि वो आपको वो वाला फ्लेवर देता है स्क्रीन के ऊपर जो आज की ऑडियंस, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ हो गई है जिस। तो फिल्म पाकिस्तान की, मैं बार बार कहता हूँ, एक तो सिनेमाज आप बनाएं, दूसरा ये एनसीए से मुझे तो हैरत होती है, एनसीए से हर साल सैकड़ों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। ये बच्चे कहीं नज़र क्यों नहीं आते फिल्म बनाते हुए, ये कहाँ चले जाते हैं? अगर एनसीए जैसा इदारा भी फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिल्म डायरेक्टर्स ज़्यादा नहीं ला पा रहा तो फिर कैसे आएंगे? तो हमारा जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है स्टूडियोज़ का, लाहौर से तो फिल्म जा चुकी है। अब हमारे लाहौर वाले जो फिल्म मेकर हैं वो कहते हैं जी कराची वाले फिल्म नहीं बना रहे, ड्रामा बना रहे हैं, वो एड्स बना रहे हैं, ऐड के नाम पर फिल्म बना रहे हैं। कराची वाले कहते हैं कि इनको फिल्म बनानी नहीं आती, यहाँ ये मामला चले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ जी वो ड्रामा ही बना रहे हैं ना फिल्म में, आप फिल्म बना के दिखा दें, आप छोड़ दें कराची वालों को, आप फिल्म बना दें। आप पंजाबी फिल्म में, अब अक्सर ये कोड करता हूँ, आपके ये सात अमृतसर है लाहौर के, उनको फिल्म ही बनानी नहीं आती थी। पिछले 70 साल में मुझे बताया ना, पंजाबी फिल्म बड़े मार्के की फिल्म थी, हमारी फिल्में देखते थे वो।
आज चले जाएं, गिप्पी ग्रेवाल और अमरिंदर गिल और ये सारे किस लेवल की फिल्में बना रहे हैं। बहुत बेहतरीन। टेक्नोलॉजी देखें, उनके जो हैं वो फ्रेम्स देखें, उनके स्क्रिप्ट्स देखें, आपका दिल कर रहा हो तो उनकी फिल्में देखें, और उसके मुकाबले में अपनी कोई पंजाबी फिल्म लगा लें, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो फ़र्क तो है ना। बिल्कुल ऐसे तो आपका मसला है एस्थेटिक का, आपको एस्थेटिक लानी है, आप को कुछ भी नहीं लाना। और सिनेमाज, खुदा के लिए कोई भी मेरी बात सुन रहा है भाई, जब सिनेमाज ही नहीं रहेंगे, जो टूट रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं, तो फिल्म लगाओगे कहाँ? पहले तो सिनेमाज को लोगों को अट्रैक्ट करें, जो इन्वेस्टर है वो सिनेमाज बनाए और लोग भी जाएं देखने। और दूसरा इसको इंडस्ट्री बनाए, इसको इंडस्ट्रियल छूट मिलनी चाहिए। पता नहीं, अब पिछले दिनों में सुन रहा था हुकूमत कोई टैक्सेस पे छूट दे रही है और कुछ कॉपरेट करना चाह रही है, लेकिन सबसे पहले तो उसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करें कि इट इज़ अ इंडस्ट्री। अब इस मुल्क में सब कुछ ही न्यूज़ इंडस्ट्री हो गया, तो फिल्म कहाँ रहेगी? हाँ, न्यूज़ ही मूवी बन गई है। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब आपका, कोई ऐसा कह लें कि ड्रीम जिसे आप पूरा करना चाहते हो, वो ख्वाब क्या है? देखिए, ख्वाब तो वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको मज़ीद एलेबोरेट कर लूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें हो ही क्यों, हज़ारों ख्वाब हों ही क्यों। सही। हम सबको एक छोटे छोटे, एक आध छोटा अचीवेबल ख्वाब, जितनी भी हमारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैंने लाइफ में ऐसा ख्वाब कोई देखा ही नहीं जो अचीवेबल ना हो, जो मेरी दस्तरस से या मेरी औकात से ज़्यादा का ख्वाब। तो मैंने छोटे छोटे ख्वाब देखे जिनको मैंने पूरा किया। जैसे किसी ज़माने में मेरे लिए सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि मैं एडिटोरियल पेज पे मेरा कॉलम आए। मैं डॉन अखबार का नहीं सोचता था उस दौर में, दी न्यूज़ का नहीं सोचता था, मैं कहता था मेरे कोयटा में जो अखबार है ना उस पर मेरा नाम आ जाए, तो उस पर आ गया। फिर मैं सोचता था रेडियो कोयटा किया, यार रेडियो लाहौर में इतने लोग हैं, तो रेडियो लाहौर पे आ गया। तो ऐसा कोई ऐसा सच बड़ा ख्वाब है नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो आप अचीव करते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते हैं, उनको जो है ना अचीव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ख्वाब होता है ख्वाहिश, जिसे आप कह लें बेसिकली। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जो मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। मैंने किसी दौर में बलूचिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी, फारिस मुगल बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, राइटर भी हैं, नावल निगार भी हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दोस्त, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशल टैलेंट। बेसिकली ये जो काज है उन्होंने मुझे दिया, ये जो सोशल काज, सोशल वर्क। तो हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWDs, जिसको आप लोग माजूर अफराद कहते हैं, व्हील चेयर यूज़र, उनका ये ड्रीम था। और बाद में मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, ILC, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर क्या है? ILC, जिसमें जो वो बच्चियाँ जो माजूर हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो चल नहीं सकते, जिनकी खुशियाँ वो सेलिब्रेट नहीं करते, जिनको हम लोग मंगनियों शादियों पे घर छोड़ के चले जाते हैं, जिनकी बर्थडेज आउट नहीं होती, जिनको पिकनिक्स पे घर छोड़ के चले जाते हैं। हर शहर में एक ILC बने, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, जहाँ से पिक एंड ड्रॉप मिले उन बच्चों को। उनके माँ बाप से कहें कि आप इन बच्चों को तैयार रखें, इनको हम ले जाएंगे, शाम तक इनको एक्टिविटीज़ कराएंगे, इनको खाना पीना देंगे, इनकी सरगर्मियाँ होगी, इनकी हैबिलिटेशन होगी, शाम को हम घर छोड़ देंगे। इस मुल्क के अंदर जिस तबके के बारे में बात नहीं होती है, और ये मैं आपको बताऊं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के बाद जहाँ हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हुए थे, 70,000 से ज़्यादा, वह लाखों माजूर हो गए थे। उन माजूरों की ज़िंदगी क्या है और किस तरह गुजार रहे हैं हमें नहीं पता। PWDs मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैंने 1 साल 2 साल काम किया इन लोगों के साथ। बड़ी हार्श स्टोरियाँ हैं, बड़ी बेचारगी है, शादियाँ नहीं होती हैं, रिश्ते नहीं होते हैं, उनके ज़हनी मसाइल, उनके नफ्सियाती मसाइल, अच्छा उनकी मईशत मारी जाती है। दे आर ऑलवेज डिपेंडेबल टू अदर्स। जब तक माँ बाप जिंदे रहते हैं ना, तो वो जो PWD बच्चा होता है जिसके हाथ पाँव नहीं होते, माँ उसको संभालती रहती है। PWD उस दिन मर जाता है जिस दिन उसके माँ बाप सर पे नहीं रहते, और फिर बहन भाइयों की और भतीजे भांजियों की मर्जी होती है कि उसको वॉशरूम भी लेके जाना नहीं। तो एक छोटा सा, पता नहीं वो होगा नहीं, लेकिन ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसको सुनने से ये भी ड्रीम पूरा हो गया, समझे कि ILC के बारे में लोग बात नहीं करते, कि एक ILC, कम से कम एक ILC सेंटर मुझे अल्लाह ने अगर ताकत दी, हिम्मत दी, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर मैं कोयटा में बनाना चाहता हूँ। लाहौर में भी एक होना चाहिए माजूर अफराद के लिए, जिसका कोई कमर्शियल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ना हो, वो खामोशी से हो, और लोग आके वो जो माजूर बच्चे हैं वो पूरा दिन वहाँ गुजारें, वहाँ पढ़ें, वहाँ स्पोर्ट्स खेलें, और वो चीज़ें सेलिब्रेट करें जो वो घरों में नहीं कर पाते। सर, आपने अभी NCA की बात की थी,
तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, इसमें ज़ाहिर है कि एक आपकी तरफ से नसीहत भी आ जाएगी, एडवाइस भी आ जाएगी। सर, हमारे यहाँ जितने भी लोग आर्ट्स को पढ़ रहे हैं, फ़िल्म को, थिएटर को पढ़ रहे हैं, जितनी भी इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके माइंड में, जैसे जो मीडिया को पढ़ते हैं, न्यूज़ एंकरिंग को पढ़ते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि हम एंकर बन जाएँ। हम टेलीविज़न स्क्रीन पे आएँ, कोट लगा के, टाई लगा के। और जो फ़िल्म थिएटर को पढ़ते हैं, उनके माइंड में कहीं न कहीं ये आ जाता है कि हम ऑन स्क्रीन एक्टिंग करें, हीरो बने, विलन बने, या जो भी जितने भी किरदार आ जाते हैं उस पे काम करें। लेकिन राइटिंग की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, फ़िल्मेटोग्राफ़ी की तरफ, लाइट्स की तरफ, ये जितनी भी इसकी फ़ील्ड्स हैं, आप बेहतर जानते हैं, इनमें लोग नहीं आना चाहते। तो ये किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाए कि अगर इस पूरी इंडस्ट्री को आपने सँभालना है और पाकिस्तान में आपने इसको लेके चलना है, या चलें थोड़ा बेहतर ही अगर करना है, तो इसकी हर फ़ील्ड में बच्चों को आना पड़ेगा। और ज़ाहिर है कि जब ये एक फ़ील्ड पूरी चलेगी तो इसमें जॉब्स भी निकलेंगी, मुल्क का भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा। आजकल लोग बड़े परेशान हैं अपने करियर के हवाले से कि जॉब्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारा मसला है एटीट्यूड का। हमें बनाना है एप्टीट्यूड। 5 साल की एक डिग्री बच्चा पढ़ रहा है। अब ये याद रखिए कि हर शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता, हर शख्स राइटर नहीं बन सकता, हर शख्स मिसाल के तौर पे वो बॉसी सीट पे नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। साडा मसला हो रहा है। हमारा मसला तो ये है ही नहीं कि हमने फील्ड में काम करना है। असी शरीका नू की दसना है, सही, असी कज़ना जो बह के की दसना है। ये मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल मुआशरे की भी बात कर रहा हूँ। हम छोटी सीट या जो मिनिमम कम, छोटी सीट कोई भी नहीं होती, लेकिन ऐसी स्किल जो ग्लोरीफाई हो। हमारा जहन ये होता है कि जी हम ये हैं फ़लाँ जगह पे, वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी फील्ड्स को ज्वाइन नहीं करते। अब एनसीए से टेक्नीशियंस भी निकलने चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं, डीओपीज भी आने चाहिए, लेकिन वो सबको शायद ये लगता है कि हम सारे डायरेक्टर्स हैं, हम सारे ही बन चुके हैं, क्योंकि एटीट्यूड तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में यही दिया जाता है। जैसे सीएसएस की ट्रेनिंग जब होती है तो उनको बताया जाता है कि यू आर द बॉस, यू आर द ब्यूरोक्रेट, और तुमने किस तरह हैंडल करना है। माजरत के साथ जो हमारी आर्ट की फील्ड है, इसमें भी ये प्रॉब्लम है। अफसरी चाहिए, सीट चाहिए, मजदूरी नहीं करनी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम मैं ले सकता हूँ जो मजदूरों की तरह अपने सेट पे काम करते हैं। आप चले जाएं, आप स्पीलबर्ग को कभी नहीं देखेंगे वो एक बॉसी सीट पे बैठा हुआ। ये आप जेम्स कैमरॉन को देखिए, आप क्रिस्टोफर नोलन को देखिए, आप उनको जाइए, मेरा जो फेवरेट अनुराग कश्यप है, आप उसको देख लीजिए, आपको कभी नहीं लगेगा वो आम से कपड़ों में होंगे, उनको कोई ये टेंशन भी नहीं है कि कोई इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। नहीं, हमारे समाज का मसला ये है कि हम वकील बनते हैं तो वो भी इसलिए बनते हैं कि ताकत आए, जर्नलिस्ट बनते हैं तो इसलिए बनते हैं कि ताकत आए, और हम पुलिस वाले में इसलिए भर्ती होते हैं कि हम ताकत के जोर पे। बिल्कुल ऐसे। तो जब पीछे पावर और कशमकश और बस लोगों को दिखाना मकसूद हो, तो ये ऐसा तो नहीं है ना, ये हर समाज में हो रहा है। अब आप चले जाइए, हमारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स बहुत बड़ी ताकत है, मतलब उसके कोई 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर आ गए हैं, तो वो किसी को भी गाड़ी से उतार के मार सकता है। सही, वो किसी को भी गाली दे सकता है। तो हमारे समाज का तो सबसे बड़ा मसला यही है कि ताकत आनी चाहिए। आपने कहीं देखा है, दुनिया में कई एग्जांपल है, कोई डॉक्टर उठ के हाथ उठाना शुरू कर दे और चीज़ें तोड़ने लग, कभी देखा आपने? बिल्कुल नहीं। जर्नलिस्ट एक अच्छा शोबा है, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, और कभी देखा कि मार कुटाई शुरू होगी जर्नलिज्म के नाम? कभी देखा कोई वकील उठ के हाथ उठाना शुरू कर दे जज उस पर? हमारे यहाँ ये अब तो यूट्यूबर और टिकटॉकर भी एक एग्जाम्पल है। और तो अब ये समाज किसी और तरफ जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप खुद इस फील्ड से जुड़े, आपने माशाल्लाह एमबीए किया। अब एमबीए किया, ये गारंटी नहीं है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अलग फील्ड है, लेकिन आपने अपनी स्किल मनवाई, आपने बोलना सीखा होगा। एमबीए आपने घर में रखा होगा क्योंकि आर्ट की डिमांड हो रहा है, ऐसे कोई हर्ज नहीं है, कोई किसी भी फील्ड का बंदा आ सकता है अगर वो स्किल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जरूरी नहीं है कि एनसीए से निकल के कोई अच्छा आर्टिस्ट बने। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका एनसीए से कोई लेना देना नहीं, आर्ट उन्होंने नहीं पढ़ा, फिल्म नहीं पढ़ी, बट वो टीच कर रहे हैं लोगों को, ऑब्जर्वेशन से या स्ट्रीट विजडम से चीज़ों को सीख। सिर्फ बेसिकली ये लोगों को मानना पड़ेगा कि दाखिला लेने से आप बनेंगे नहीं। अगर आपके अंदर सलाहियत है गाने की, तो फिर आप जाइए उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब के पास, एडमिशन ले लीजिए, उनसे कहिए हमें सिखाइए। लेकिन आपके सुर लय ताल ही नहीं है तो वो कैसे आपके अंदर डालेंगे? इसी तरह एनसीए में भी या किसी भी फील्ड में अगर आप राइटर नहीं है तो नहीं है। वो जो ना आपको दिखाते हैं कि राइटिंग, मुझे तो ये बड़ी हंसी आती है जब वो कहते हैं राइटिंग कोर्स हो रहा है। राइटिंग कोर्स में वो आपको बता सकता है कि ये स्क्रीन प्ले होता है, ये मुकालमा होता है, ये स्टोरी बोर्ड होता है, इस तरह स्टोरी के कई मकामात होते हैं, लेकिन वो जो टैलेंट है राइटिंग का वो कैसे आएगा? अब तो मैं किसी दिन इश्तिहार पढ़ रहा था, अगर आप शायर बनना चाहते हैं, सही, अब
ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल अब कोई ब्रॉडकास्टर या टेलीकास्टर बनना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी आवाज़ कैसी है, बिल्कुल उसमें लुकनत तो नहीं है, वो हकलाता तो नहीं है, सही, ये सारी रिक्वायरमेंट जब आप पूरी करते देन यू बिकम अ एंकर, होस्ट एंड ब्रॉडकास्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट, ऐसे सब चीज़ें मिला के। बिल्कुल ऐसे। अब कोई भी चाहे कि मैं बन सकता हूँ, और अब तो ये हो गया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लाऊंगा। पहले होता था रेडियो या पीटीवी में लोग ऑडिशन देते थे और कहीं कोई लोग बैठे होते थे, कह रहे थे यू आर नॉट कैपेबल, आप कुछ और करें। अब वो जिसको कहते हैं ना यू आर नॉट कैपेबल, वो घर आके यूट्यूब बना लेता है और उसका मुंह चढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसको भी फॉलोअर आ जाते हैं। और जिस बंदे ने उसको रिजेक्ट किया होता है, हो सकता है उसको बता रहा हो कि तुम मनु क्या सी ना ऐप, एक मेरे अन्य फॉलोअर है, तो बंदा पूछे कि फॉलोअर भी कौन सा है जो तुम्हें पसंद कर रहे हैं। तो इस समाज में तो मैं वैसे पिछले दिनों में एक बात और कहता था कि 10 साल के लिए कुछ भी ना करें जब तक कि टिकटॉक और यूट्यूब की वेव चल रही है। कुछ अच्छा करने के लिए उसको एक्सेप्ट होने में टाइम लगेगा। यहाँ लोगों की एक आदत बन चुकी है एवरेज पे, जहाँ एवरेज कंटेंट पे, एवरेज लिसनिंग पे आदत बन चुकी हो, वहाँ जब आप बहुत ब्रिलियंस देंगे, बहुत अच्छा देंगे, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नेचुरल है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर मलिक साहब, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे आपने उनको कवर किया, और ख़ास तौर पे जो हमारे माशरे के कह लें कि बड़े डीप मसाइल हैं जिन पे आम लोग बात नहीं करते और आम लोगों की शायद नज़र भी उन मसाइल पे नहीं होती, उन पे भी आपने बात की, और यकीनन आपकी बातों से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो मीडिया की फील्ड में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत रहनुमाई हुई है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए आप भी, और नाज़रीन आप भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।